हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज 8 इक्विटीज डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए बहुत सारे MCQs लेके आए हैं। लगभग सारे ही चैप्टर्स के आपको MCQs यहाँ पर अलग अलग सीरीज में देखने को मिलेंगे और अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में आज हम चैप्टर 4 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन चैप्टर से रिलेटेड MCQ सीरीज लाए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, व्हाट इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑप्शन ए, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मैंडेट्स द परचेज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन बी, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मैंडेट द सेल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। Option C, a contract that gives the holder the right but not the obligation to buy or sell the underlying assets. Option D, a contract that gives the holder the obligation to buy or sell the underlying assets. ये आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर, एक ऐसा अनुबंध जो होल्डर को जो है वो अंतर्निहित संपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन उसे ऐसा करने की बाध्यता नहीं होती है। यह अनुबंध मुख्य रूप से निवेशकों को मूल्य हानि से बचाने या संभावित लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अंडरलाइंग एसेट्स for an index option? What is the underlying assets for an index option? एक इंडेक्स ऑप्शन के लिए अंतर्निहित संपत्ति क्या होगी? एक इंडेक्स ऑप्शन के लिए अंतर्निहित संपत्ति यानी अंडरलाइंग एसेट्स क्या होगी? ऑप्शन ए, इंडिविजुअल स्टॉक। ऑप्शन बी, कमोडिटीज। ऑप्शन सी, स्टॉक इंडेक्स। ऑप्शन डी, करेंसीज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टॉक इंडेक्स। दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन का अंतर्निहित संपत्ति स्टॉक इंडेक्स होता है, जिसे कि निफ्टी 50 हो गया, आपके S&P 500 हो गया, जो कई कंपनियों के स्टॉक के प्रदर्शन को मापता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टॉक इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट डज द असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन मीन? यहाँ पे पूछा जा रहा है जो असाइनमेंट है ऑप्शंस के लिए, असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, द परचेज ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द मार्केट, बाजार से ऑप्शंस की खरीद। ऑप्शन बी, द एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन टू वन और मोर ऑप्शन सेलर्स, एक या अधिक विकल्प विक्रेताओं को एक्सरसाइज किए गए विकल्पों का ऑप्शंस का आवंटन। ऑप्शन सी, द इंटाइटेशन ऑफ अ न्यू ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक नए विकल्प अनुबंध की शुरुआत। ऑप्शन डी, द कैंसिलेशन ऑफ एन एक्साइटिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक मौजूदा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कैंसिलेशन यानी रद्दीकरण। तो दोस्तों, ऑप्शंस असाइनमेंट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा द एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन टू वन और मोर ऑप्शन सेलर्स, यानी एक या एक से अधिक ऑप्शंस जो सेलर्स हैं उनको एक्सरसाइज किए विकल्पों का क्या करना, आवंटन करना। यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑप्शन असाइनमेंट का मतलब जब कोई ऑप्शंस जो होता है वो अपने धारक जो है अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है। तो एक्सचेंज एक सेलर्स जो विक्रेता होता है को जो चुने गए ऑप्शंस का आवंटन करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित शर्तों का पालन करता है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्शंस का असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, who decide the term and condition for exchange traded index and stock options? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं के लिए शर्तें और नियम कौन तय करता है? हु डिसाइडेड?
तो ऑप्शन ए द ट्रेडर, ऑप्शन बी एक्सचेंज, ऑप्शन सी सरकार या ऑप्शन डी ब्रोकर। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये आपके एक्सचेंज जो है वो डिसाइड करते हैं। एक्सचेंज उन सभी शर्तों और नियमों को निर्धारित करता है जो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस के लिए लागू होते हैं, जिससे अनुबंध का आकार, एक्सरसाइज वैल्यू और भी कोई भी विनिमय शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टिक साइज फॉर इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया? यहाँ पे आपको भारत में इंडेक्स और स्टॉक जो ऑप्शंस हैं, स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है के लिए टिक साइज पूछा जा रहा है। टिक साइज क्या है? ऑप्शन ए 1 पैसा, ऑप्शन बी 2 पैसा, ऑप्शन सी 5 पैसा, ऑप्शन डी 10 पैसा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 5 पैसा जो होता है वो टिक साइज की न्यूनतम जो है वो मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, जो किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो सकता है। भारत में यह इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के लिए 5 पैसा निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टर्म फॉर एन ऑप्शन दैट वुड गिव द होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो इट एक्सरसाइज इमीडिएटली? मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि उस ऑप्शंस के लिए क्या शब्द है जो तुरंत एक्सरसाइज किए जाने पर धारक को सकारात्मक कैश फ्लो देवे, पॉजिटिव कैश फ्लो। मतलब ऑप्शन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो तुरंत एक्सरसाइज किए जाने पर जो ऑप्शन होल्डर है उसको जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो देगा। ऑप्शन ए एट द मनी एटीएम ऑप्शंस, ऑप्शन बी इन द मनी ऑप्शंस आईटीएम, ऑप्शन सी आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शन और ऑप्शन डी नियर द मनी एनटीएम ऑप्शंस। तो दोस्तों जैसा पता होगा आपको कि तुरंत अगर आपको एक्सरसाइज किए जाने पर आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दे सकता है तो वो होता है आईटीएम, इन द मनी ऑप्शंस, जिसका मूल्य जो होता है वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक होता है और यदि इसे तुरंत एक्सरसाइज किए जाए तो ये जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो उत्पन्न करेगा क्योंकि ये इन द मनी है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम? ऑप्शन प्रीमियम के 2 घटक क्या है, 2 कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए इंटरजनिक वैल्यू एंड माफ कीजिएगा, इंटरजनिक वैल्यू एंड एक्सटर्नलिक वैल्यू, ऑप्शन बी इंटरजनिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ऑप्शन सी टाइम वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ऑप्शन डी इंटरजनिक वैल्यू एंड स्ट्राइक वैल्यू। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उसके लिए 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, तो 2 जो हैं वो घटक क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरजनिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू इसका सही उत्तर होगा। देखिए किसी भी ऑप्शंस प्रीमियम में 2 घटक होते हैं, एक होता है अंतर्निहित मूल्य जिसको इंटरजनिक वैल्यू कहते हैं और दूसरा होता है जो होता है दूसरा आपके समय मूल्य यानी टाइम वैल्यू। और इंटरजनिक वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मार्केट प्राइस और आपकी स्ट्राइक प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इंटरजनिक वैल्यू। इंटरजनिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस और आपके स्ट्राइक प्राइस दोनों के बीच का अंतर। और टाइम वैल्यू की हमने अभी बात की है। ये जो होते हैं दोनों जो हैं किसी ऑप्शंस की समाप्ति तक शेष समय का मूल्यांकन करते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंटरजनिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट मीन टू बी लॉन्ग द ऑप्शन? व्हाट डज इट मीन टू बी लॉन्ग द ऑप्शन? लॉन्ग द ऑप्शन का क्या मतलब है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए the buyer has the obligation to buy the underlying assets, option B the buyer has to write but no obligation to buy sell the underlying assets, option C the seller has the right to buy the underlying assets, option D the seller has the obligation to buy sell the underlying assets। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, the buyer has the right but no obligation to buy sell the underlying assets। खरीदार जो होते हैं, बायर जो होते हैं, उनके पास जो है वो अंतर्निहित संपत्ति को खरीदने बेचने का अधिकार होता है लेकिन बाध्यता नहीं होता है।
बाध्यता नहीं होती, ऑब्लिगेशन। लॉन्ग द ऑप्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? आप लॉन्ग द ऑप्शन आपने पढ़ा होगा। लॉन्ग द ऑप्शन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? लॉन्ग द ऑप्शन का अर्थ है कि खरीदार के पास अंतर्निहित संपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार होता है, लेकिन उसे ऐसा करने की बाध्यता नहीं होती है। यह स्थिति जो है खरीदार को ऑप्शंस के जो लाभ है, लाभ से फायदा उठाने का अवसर देती है। इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ होल्डिंग अ कॉल ऑप्शन? तो कॉल ऑप्शन को होल्ड करने का यहाँ पे लाभ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, ऑप्शन डी अनलिमिटेड पोटेंशियल लॉस। तो दोस्तों जो कोई भी कॉल ऑप्शन को कब होल्ड किया जाता है उसका मुख्य एडवांटेज आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्य लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित संपत्ति को खरीदने का अधिकार। कॉल विकल्प का मुख्य लाभ यह है कि जो होल्डर होता है कॉल विकल्प कॉल ऑप्शंस का, उसके पास एक निश्चित कीमत पर अंतर्निहित संपत्ति को खरीदने का अधिकार होता है, जो उन्हें बाजार मूल्य बढ़ने की स्थिति में लाभ देता है। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, शॉर्ट कॉल पोजीशन? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉल विकल्प बेचने का या फिर शॉर्ट कॉल पोजीशन का मुख्य लाभ क्या होता है। यहाँ पे प्राइमरी एडवांटेज पूछा जा रहा है सेलिंग अ कॉल ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अनलिमिटेड पोटेंशियल गेन, ऑप्शन बी, लिमिटेड पोटेंशियल लॉस, ऑप्शन सी, इमीडिएट प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड, ऑप्शन डी, एग्जम्पशंस फ्रॉम पेइंग मार्जिन टू द एक्सचेंज। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल विकल्प जो होता है, कॉल ऑप्शंस जो है उसको सेल कब किया जाता है या फिर सेलिंग करने का उसका लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, इमीडिएट प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड, यानी प्राप्त प्रीमियम के बराबर जो होता है हमें लाभ होता है, उसी समय तुरंत लाभ होता है। शॉर्ट कॉल की स्थिति का मुख्य लाभ क्या होता है? विकल्प जो ऑप्शन जो होता है वो विक्रेता सेलर जो होता है वो तुरंत प्रीमियम के रूप में लाभ प्राप्त करता है। हालांकि इस स्थिति में बाजार मूल्य बढ़ने पर विक्रेता को नुकसान भी हो सकता है, यानी वो जैसे मान लीजिए उसने 50 पर कोई कॉल ऑप्शन जो है वो सेल किया है। अब यहाँ पर अगर ये जो कॉल ऑप्शन है इसकी प्राइस बढ़ के 60 या फिर 80 हो जाती है, तो दोस्तों इस स्थिति में जो है वो उसको लॉस होगा, और अगर ये आगे बढ़ती जाती है तो उसका लॉस भी बढ़ता जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। What is the primary advantage of buying a put option, long put position? यहाँ पर अब पूछा जा रहा है आपसे कि पुट जो ऑप्शन है उसको खरीदने का मुख्य लाभ क्या है, प्राइमरी एडवांटेज उसका क्या है, किसको? पुट ऑप्शंस को, और उसमें भी आपको लॉन्ग पुट पोजीशन की बात की गई है। तो ऑप्शन ए, अनलिमिटेड पोटेंशियल गेन, ऑप्शन बी, लिमिटेड पोटेंशियल लॉस, ऑप्शन सी, इमीडिएट प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीमियम पेड, ऑप्शन डी, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग मार्जिन टू द एक्सचेंज। दोस्तों यहाँ पे पुट जो ऑप्शंस है उसको खरीदने का क्या लाभ होता है? तो उसको खरीदने का लाभ होता है अनलिमिटेड पोटेंशियल गेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों लॉन्ग पुट की स्थिति का जो मुख्य लाभ है वो यही होता है कि बाजार मूल्य घटने पर धारक को असीमित संभावित लाभ मिल सकता है। यानी किसी ने पुट अगर खरीदा है, बाइंग अ पुट, और मार्केट जो है वो गिर गया, तो जो पुट की प्राइस है और ये आपका मार्केट है, तो मार्केट अगर गिरा है तो ये पुट की प्राइस है वो आपकी बढ़ेगी, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि वह संपत्ति को उच्च कीमत पर बेचने का अधिकार रखता है। तो ये पुट ऑप्शंस का यहाँ पे मेन फायदा था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज फॉर अ सेलर ऑफ अ पुट ऑप्शन, शॉर्ट पुट पोजीशन?
अब यहाँ पे बात की गई है कि पुट ऑप्शंस के जो सेलर होते हैं उनका मुख्य लाभ क्या है। यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर, यहाँ पे पहले हमने बायर्स की बात की थी, हम यहाँ पे सेलर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए लिमिटेड पोटेंशियल लॉस, ऑप्शन बी अनलिमिटेड पोटेंशियल गेन, ऑप्शन सी फिक्स्ड गेन इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड, ऑप्शन डी एग्जम्पशंस फ्रॉम मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आपको पता होगा जब कोई पुट बेची जा रही है या फिर जो सेलर है उसको वो पुट ऑप्शंस को सेल कर रहा है, यानी आप समझिए कि जैसे मान लीजिए 50 पर उसने वो सेल की है, तो यहाँ पर उसका लॉस जो है वो हो गया। यहाँ पे लॉस जो होगा वो उसको जो होगा लॉस वो आपके अनलिमिटेड होगा, क्योंकि अगर ये 50 से ऊपर जितना भी जाएगा वो लॉस आपका अनलिमिटेड होता जाएगा। तो क्या ये लिमिटेड पोटेंशियल लॉस होता है? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अनलिमिटेड पोटेंशियल गेन ये भी आपका एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही होगा। अगर ये प्रीमियम खत्म होता है तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो इतना ही होगा, सिर्फ 50। फिक्स्ड गेन इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव, दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखिए फिक्स्ड गेन, यहाँ पे गेन जो है वो फिक्स्ड रहेगा, कितना 50 इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव। ये हमारा प्रीमियम था तो इतना ही हमारा यहाँ पे गेन रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क फॉर अ लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक लॉन्ग ऑप्शंस जो होता है उसके लिए मुख्य जो है लॉस क्या है। हम यहाँ पे लॉस की या फिर रिस्क की बात की गई कि मेन उसका रिस्क क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए अनलिमिटेड डाउनसाइड रिस्क, ऑप्शन बी लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, ऑप्शन सी प्रीमियम रिसीव्ड, ऑप्शन डी प्रीमियम पेड। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क जो होता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई ऑप्शंस जो है वो सेल कर रहा है तो उसमें जो है वो उसका लॉस ऑप्शन माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑप्शन अगर वो कर रहा है तो उसमें जो है वो प्रीमियम जितना पेड किया जा रहा है उतना ही लॉस होता है, यहाँ पर उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एक लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन में जो होल्डर होते हैं उनका मुख्य जोखिम जो होता है वो प्रीमियम होता है, जिसे उसने ऑप्शंस खरीदते समय भुगतान किया था। यदि ऑप्शंस लाभदायक नहीं होता है तो धारक जो होता है, होल्डर जो होता है, उस प्रीमियम को खो देता है, यानी वो प्रीमियम जीरो हो सकता है। इस स्थिति में जो प्रीमियम उसने दिया उतना ही उसका लॉस रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैरेक्टराइज्ड द रिस्क एक्सपोजर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जोखिम जो है उसकी बात की जा रही है, जो है कंपेयर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए असिस्टमेटिक रिस्क एक्सपोजर, बी सिस्टमेटिक रिस्क एक्सपोजर, ऑप्शन सी फिक्स्ड रिस्क एक्सपोजर, ऑप्शन डी नो रिस्क एक्सपोजर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असिस्टमेटिक रिस्क एक्सपोजर। दोस्तों ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जोखिम जो होता है, क्योंकि खरीदार के पास नुकसान जो होता है एक तरीके से लॉस होता है वो सीमित होता है, क्योंकि उसका प्रीमियम जो होता है वही एक तरीके से लॉस होता है, जबकि सेलर्स के लिए संभावित जो नुकसान होगा वो असीमित हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे एक तरीके से दो यहाँ पे होते हैं, एक होते हैं आपके बायर और एक होते हैं आपके सेलर। बायर्स का जो लॉस होगा दोस्तों, वो अगर वो लॉन्ग कर रहा है पोजीशन तो उसका जो लॉस होगा वो होगा लिमिटेड। यहाँ पे लॉस जो होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन जो सेलर है उनका जो प्रॉफिट होगा वो तो लिमिटेड होगा, लेकिन लॉस जो है वो आपका अनलिमिटेड होगा, कितना भी लॉस हो सकता है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन बायर जो होते हैं, ऑप्शन जो लॉन्ग कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, वो प्रॉफिट जो होता है वो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। जबकि जो सेलर है उनका प्रॉफिट जो होगा वो आपका लिमिटेड होगा, जो प्रीमियम चुका है वहां तक।
तो इसका लॉस और इसका प्रॉफिट, और इनका प्रॉफिट और इनका लॉस अनलिमिटेड रहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज लीवरेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग? व्हाट इज लीवरेज? जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके संदर्भ में यहाँ पे लीवरेज पूछा गया है। लीवरेज क्या होता है? तो ऑप्शन ए, द अमाउंट ऑफ इंटाइटल मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द एक्सचेंज। ऑप्शन बी, द प्रीमियम पेड फॉर बाइंग एन ऑप्शंस। ऑप्शन सी, द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पेड एज प्रीमियम। ऑप्शन डी, द मैक्सिमम पोटेंशियल गेन फ्रॉम एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है लीवरेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पेड एज प्रीमियम। यानी अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट जो मूल्य होता है उसके एक छोटे प्रतिशत के रूप में, स्मॉल परसेंटेज के रूप में जो है वो भुगतान की गई प्रीमियम की राशि। यहाँ पे ऑप्शन जो है लीवरेज जो होता है, एक तरीके से निवेशक जो होते हैं को केवल अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मूल्य का एक छोटा प्रतिशत जो है उसको भुगतान करना पड़ता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है, जो निवेशक को अधिक संभावित लाभ या नुकसान के लिए जोखिम प्रदान करता है, उसी को हम लीवरेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिटरमाइन द प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन? यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑप्शन प्रीमियम जो है वो कैसे यहाँ पे डिटरमाइंड यानी निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए, फिक्स्ड रेट सेट बाय सेबी। सेबी करता है, फिक्स्ड रेट सेट कर रखा है सेबी ने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन बी, नेगोशिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये भी नहीं होता है कि खरीदार जो होते हैं ऑप्शंस और सेलर जो होते हैं उनके बीच आपस में बातचीत से, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी, इंटरजेनिक वैल्यू ओनली, यानी केवल अंतर्निहित मूल्य, ये भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी, इंटरजेनिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो दोस्तों यही इसका सही उत्तर होगा, अंतर्निहित मूल्य और टाइम वैल्यू, ये दोनों सेट करते हैं किसी भी ऑप्शंस के प्रीमियम को। तो ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है वो अंतर्निहित संपत्ति के बाजार मूल्य और स्ट्राइक मूल्य के बीच के अंतर, जिसको हम अंतर्निहित मूल्य कहते हैं, और विकल्प की समाप्ति तक शेष समय के समय मूल्य यानी टाइम वैल्यू। तो इंटरजेनिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू जो है वो डिसाइड करता है ऑप्शंस का प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज एन इंक्रीज इन द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स अफेक्ट कॉल एंड पुट ऑप्शन? यानी अंतर्निहित संपत्ति के स्पॉट मूल्य में वृद्धि का कॉल और पुट विकल्पों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन अंतर्निहित संपत्ति के स्पॉट मूल्य में वृद्धि से, स्पॉट प्राइस में वृद्धि से, यानी स्पॉट प्राइस इंक्रीज होने से अंडरलाइंग एसेट्स कॉल एंड पुट ऑप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। ऑप्शन बी, increase the value of call option and decrease the value of put options. Option C, decrease the value of call option and increase the value of put options. Option D, decrease the value of both call and put option. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, increase the value of call options। अगर स्पॉट प्राइस में अगर वृद्धि हो रही है तो कॉल ऑप्शंस में क्या होगी? वृद्धि होगी, जबकि पुट ऑप्शंस में क्या होगी? कमी होगी। तो दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन था। अगर कोई भी आपने कॉल ले रखी है और उस दोनों स्पॉट प्राइस की सेम स्पॉट प्राइस, मान लीजिए 24,000 की आपने निफ्टी की कोई कॉल ले रखी है और 24,000 की आपने ले रखी है पुट। अब यहाँ से स्पॉट प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, यहाँ से मार्केट 24,100 होता है, तो जो कॉल होगी, कॉल ऑप्शंस, उसकी प्राइस तो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कॉल ऑप्शन की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, जबकि जो पुट ऑप्शंस हैं उनकी प्राइस हो जाएगी डिक्रीज। तो दोस्तों आसान था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाउ डज एन इंक्रीज इन द टाइम टू एक्सपायरेशन जनरली अफेक्ट द प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शंस एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट? यदि सभी अन्य कारक स्थिर रहते हैं, ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, तो समाप्ति तक समय में वृद्धि का विकल्प के प्रीमियम पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है?
यहाँ पे टाइम को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शंस जो होते हैं उनके प्रीमियम पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रीमियम, इंक्रीज द प्रीमियम, प्रीमियम बढ़ जाता है। डिक्रीज द प्रीमियम, प्रीमियम कम हो जाता है। नो इम्पैक्ट ऑन द प्रीमियम, प्रीमियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीमियम को अप्रत्याशित बना देता है। मार्केट द प्रीमियम अनप्रिडिक्टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा है, अगर टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है एक्सपायरी का, तो आपके जो प्रीमियम है वो इंक्रीज द प्रीमियम, यानी प्रीमियम जो है वो बढ़ा जाते हैं। एक तरीके से प्रीमियम को बढ़ाता है। समय में वृद्धि अगर होती है, टाइम में अगर वृद्धि हो रही है, तो विकल्प के पास में मूल्य वृद्धि का अधिक समय होता है। यानी जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस में भी यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम, जो ऑप्शंस प्रीमियम है एक तरीके से, वो प्रीमियम भी क्या होगा, उनमें भी वृद्धि होगी अगर टाइम बढ़ता है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट डज डेल्टा, ये डेल्टा के साइन है यहाँ पे, मेजर्स इन रिलेशन टू एन ऑप्शंस। विकल्प, जो ऑप्शंस विकल्प होते हैं, एक ऑप्शंस जो होते हैं उनमें डेल्टा क्या मापता है, क्या मेजर करता है। ऑप्शन ए, द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शंस प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑप्शन बी, the sensitivity of the options premium to change in interest rate. Option C, the sensitivity of the options premium to change in the underlying assets price. Option D, the probability of the options expiring in the money. दोस्तों डेल्टा जो है वो मापता है द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शंस प्रीमियम टू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। डेल्टा जो है वो ऑप्शंस के प्रीमियम में अंतर्निहित संपत्ति के कीमत में छोटी सी वृद्धि होने के लिए होने वाले बदलाव को, छोटी सी वृद्धि के लिए होने वाले बदलाव को मापता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शंस प्रीमियम, यानी ऑप्शन प्रीमियम के अंतर्निहित संपत्ति की कीमत में छोटी सी चेंज जो होता है, छोटी सी कमी या वृद्धि जो भी होती है, उसमें बदलाव, होने वाले बदलाव को मापता है क्या, डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज गामा मेजर इन रिलेशन टू एन ऑप्शन। यहाँ पे अब गामा की बात की गई है, ये गामा का साइन होता है। गामा जो है वो ऑप्शंस में क्या मापता है। ऑप्शन ए, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम टू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। ऑप्शन बी, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शंस प्रीमियम टू चेंज इन टाइम टू एक्सपायरेशंस। ऑप्शन सी, the change in option delta with respect to change in the underlying assets price. Option D, the change in option delta with respect to change in interest rates. दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, the change in option delta with respect to change in the underlying assets price. तो दोस्तों जो गामा होता है वो आपके डेल्टा में, यानी गामा जो है वो डेल्टा पर डिपेंड रहता है। डेल्टा में जो अंतर्निहित संपत्ति की कीमत में बदलाव के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मापता है, द चेंज इन ऑप्शन डेल्टा। तो गामा सीधा सीधा आपके किससे रिलेटेड है, डेल्टा से। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट डज थीटा मेजर्ड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे अब थीटा की बात की गई है। Option A, the sensitivity of the option premium to changes in the underlying assets price. Option B, the sensitivity of the option premium to change in volatility. Option C, the sensitivity of the option premium to change in time to expiration. Option D, the sensitivity of the option premium to change in interest rate. तो दोस्तों थीटा जो होता है वो मापता है यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम टू चेंज इन टाइम टू एक्सपायरेशन। थीटा डिके जिसको हम कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम टू चेंज इन टाइम। थीटा का समय सीधा सीधा आपके टाइम से है, यानी थीटा ऑप्शंस के प्रीमियम में समय के साथ होने वाले नुकसान को मापता है, जिसे टाइम डिके भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज वेगा मेजर्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग। वेगा जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या मापता है। ऑप्शन ए, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम टू चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। ऑप्शन बी,
The sensitivity of the option premium to changes in time to expiration. Option C. The sensitivity of the option premium to changes in market volatility. Option D. The sensitivity of the option premium to changes in interest rate. तो दोस्तों वेगा जो है वो मापता है द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शंस प्रीमियम टू चेंज इन मार्केट वॉलेटिलिटी। यानी यहाँ पर वेगा जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी से इसका सीधा संबंध है। ऑप्शन प्रीमियम का सीधा संबंध किससे? मार्केट वॉलेटिलिटी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम टू चेंज इन मार्केट वॉलेटिलिटी। वेगा मापता है कि बाजार की अस्थिरता में बदलाव के कारण किसी भी ऑप्शंस प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज रियो मेजर्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग? The sensitivity of the options premium to changes in the underlying assets price. The sensitivity of the options premium to changes in time to expiration. Option C. The sensitivity of the options premium to changes in market volatility. The sensitivity of the options premium to change in the risk free interest rate. दोस्तों आंसर आपको शो हो ही रहा है। यहाँ पे रो की बात की गई है जिसका ये साइन है। रो जो होता है वो जोखिम मुक्त, the sensitivity of the option premium change in the risk free interest rate, यानी जोखिम मुक्त ब्याज दर में परिवर्तन के लिए ऑप्शंस के प्रीमियम की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को ये मापता है। रो जो है वो ब्याज दरों में बदलाव का विकल्प के प्रीमियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ब्याज दरों में इंटरेस्ट रेट में कोई अगर चेंज होता है तो उससे ऑप्शंस के प्रीमियम पर कोई क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज दरों में वृद्धि का मतलब है कि कॉल विकल्प जो कॉल ऑप्शंस हैं उनका मूल्य बढ़ सकता है जबकि पुट ऑप्शंस का मूल्य घट सकता है। इसी को हम बोलते हैं ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में बदलाव। तो रो जो है वो सेंसिटिविटी मापता है किसकी? द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द ब्लैक स्कॉलर या फिर ब्लैक शॉल्स मॉडल? ब्लैक शॉल्स मॉडल कहा जाता है इसको, कंपेयर्ड टू द बायनॉमिनल मॉडल। ब्लैक शॉल्स मॉडल का बायनॉमिनल मॉडल की तुलना में मुख्य लाभ क्या है? मेन एडवांटेज यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ब्लैक शॉल्स मॉडल और बायनॉमियल मॉडल। यह तेजी से गणना करता है। इट प्रोवाइड फास्टर कैलकुलेशंस। ऑप्शन बी, इट अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑफ ऑप्शंस प्राइस। यह विकल्पों की कीमतों की अधिक सटीक भविष्यवाणी करता है। इट इंक्लूड्स डिविडेंड्स इन इट्स कैलकुलेशंस। यह अपने गणनाओं में डिविडेंड को शामिल करता है। ऑप्शन बी, इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज। यह जटिल विकल्प जो ऑप्शंस रणनीतियां हैं उनको संभाल सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, इट प्रोवाइड्स फास्टर कैलकुलेशंस। ब्लैक शॉल्स मॉडल जो होता है वो तेजी से गणनाओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये ब्लैक शॉल्स मॉडल जो है वो फास्टर कैलकुलेशन के लिए फेमस है, जो इसे ऑप्शंस की कीमतों का मूल्यांकन करने में अधिक कुशल बनाता है। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है? यहाँ पे वॉलेटिलिटी अस्थिरता को कहते हैं, इम्प्लाइड मतलब निहित। तो ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन बी, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन सी, वॉलेटिलिटी ऑप्शन सी, वॉलेटिलिटी कैलकुलेट फ्रॉम द ऑप्शंस प्राइस। ऑप्शन डी, मार्केट सेंटिमेंट फॉरवर्ड volatility. ऑप्शन डी, मार्केट सेंटिमेंट टुवर्ड्स वॉलेटिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वॉलेटिलिटी कैलकुलेट फ्रॉम द ऑप्शंस प्राइस। ऑप्शंस प्राइस से गणना की गई अस्थिरता वॉलेटिलिटी को हम बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वॉलेटिलिटी कैलकुलेट फ्रॉम द ऑप्शंस प्राइस। निहित अस्थिरता, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होता है वो ऑप्शंस के प्रीमियम से निकाली गई एक गणना है
जो बाजार में भविष्य की अस्थिरता की अपेक्षाओं को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पेमेंट मेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर कॉल्ड? ऑप्शन बायर जो है वो ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन जो है बायर ऑप्शन सेलर को जो किया गया भुगतान है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन प्राइस, नहीं ऑप्शन प्रीमियम, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी नहीं होता है, ऑप्शन कॉस्ट भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को क्या देता है? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो अमाउंट होता है जो ऑप्शन बायर जो होता है वो विक्रेता को एक अधिकार के बदले में भुगतान करता है, लेकिन किसी भी बाध्यता के बिना। ध्यान रखना, कोई भी बाध्यता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ? यहाँ पे ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन ए स्ट्राइक प्राइस एंड वॉलेटिलिटी, ऑप्शन बी आंतरिक मूल्य और ब्याज दरें, ऑप्शन सी आंतरिक मूल्य और समय मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ऑप्शन डी मार्केट लिक्विडिटी एंड डिविडेंड यील्ड। तो बाजार तरलता और लाभांश ये भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू जो है वो मिलके बनाता है प्रीमियम को। ये क्वेश्चन हमने एक तरीके से वो पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको घुमा के पूछा है आपकी बार। व्हाट डज द प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ, यानी ऑप्शन के प्रीमियम में कौन से तत्व होते हैं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। और टाइम वैल्यू हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है ये भी हमने देखा था। आंतरिक मूल्य उस कीमत के बीच का अंतर होता है जो तुरंत खत्म होने पर ऑप्शन देगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इसको बोलते हैं कि उस मूल्य से उस कीमत के बीच का अंतर जो तुरंत खत्म होने पर ऑप्शन देगा। और समय मूल्य वह होता है जो ऑप्शन की समाप्ति तक शेष है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू जो होता है वो प्रीमियम को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अ कॉल ऑप्शन बायर टू अ कंसिडर buying an option with a strike price significantly lower than the current index value? ऑप्शन है हायर इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी रीजन क्या है, प्राथमिक कारण क्या है कॉल ऑप्शंस जो होता है उसके खरीदार के लिए वर्तमान इंडेक्स मूल्य से काफी कम स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदने पर। तो देखते हैं हायर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोअर प्रीमियम कॉस्ट, ऑप्शन सी हायर पोटेंशियल आरओआई, ऑप्शन डी रेड्यूस्ड वॉलेटिलिटी रिस्क। तो दोस्तों जो ऑप्शन बायर होता है वो जो होता है वो लोअर देन द करंट इंडेक्स वैल्यू। कम स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदना क्यों चाहता है कि एक कम स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन जो होता है वो कम स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ती है तो यह अधिक लाभ कमा सकता है जिससे उच्च संभावित आरओआई मिल सकता है। कम स्ट्राइक प्राइस वाला याद रखिएगा, अगर मार्केट बढ़ता है तो फिर जो आपका प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर होगा, हायर पोटेंशियल आरओआई। क्वेश्चन नंबर 29, what is the primary motivation for a call option seller to choose a higher strike price when selling options? तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलर के लिए उच्च स्ट्राइक प्राइस चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? वो हायर जो है वो स्ट्राइक प्राइस क्यों जो है वो चुनता है? ऑप्शन सेलर की बात अब यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन ए लोअर रिस्क ऑफ असाइनमेंट, ऑप्शन बी हायर प्रीमियम रिसीव्ड, ऑप्शन सी लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन डी ग्रेटर पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। तो दोस्तों ऑप्शन सेलर यहाँ पे जो है वो हायर स्ट्राइक प्राइस को चुनेगा, उससे ये होगा कि उसको जो है वो हाई प्रीमियम रिसीव होगा। मान लीजिए उसने कोई कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे 1000 रुपये में खरीदा है। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो
एक तरीके से आप समझिए कॉल खरीदा है उसने और मार्केट इससे नीचे चला जाता है, तो ये इस कॉल की प्राइस जब कम होगी और ये मान लीजिए कॉल हो जाएगा 0 पे, तो जो ऑप्शन सेलर होगा उसको यहाँ पे ये 1000 रुपये प्रीमियम का प्रॉफिट यहाँ पे उसको मिल जाएगा, तो हायर प्रीमियम उसको रिसीव होगा। जबकि अगर वो कोई कम प्रीमियम वाला अगर खरीदता और उसकी प्राइस जो है वो मान लीजिए मार्केट नीचे चला जाता, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होता सिर्फ 50 रुपीज़। तो वो हायर स्ट्राइक प्राइस क्यों चूज़ करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे प्रीमियम जो है वो ज़्यादा रिसीव होगा। हालांकि अगर मार्केट उल्टा चला जाता है तो उसको यहाँ पे रिस्क जो होता है ऑप्शन सेलर का रिस्क वो हो जाता है अनलिमिटेड। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, हायर प्रीमियम रिसीव्ड। एक हायर स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शंस का जो सेलर होता है वो अधिक प्रीमियम कमा सकता है, क्योंकि जो बायर होते हैं उनको अधिक रिटर्न की उम्मीद होती है, जिससे सेलर जो होते हैं वो अधिक प्रीमियम उसको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्री पर्सपेक्टिव ऑफ अ पुट ऑप्शन सेलर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पुट ऑप्शंस विक्रेता जो होता है कि दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा सबसे अच्छे से दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलर जो होता है उसके दृष्टिकोण को अच्छे से बताएगा। ऑप्शन ए बुलिश, ऑप्शन ए बी बियरिश, ऑप्शन सी न्यूट्रल टू बुलिश, ऑप्शन डी न्यूट्रल टू बियरिश। दोस्तों बुलिश का मतलब बाजार में एक तरीके से तेजी की उम्मीद, और ये कौन करते हैं, ये ऑप्शन बायर करते हैं ना कि सेलर। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है बियरिश। यहाँ पे बियरिश का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से मार्केट का नीचे जाना। और तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूट्रल टू बुलिश। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पुट ऑप्शन। यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर की बात की गई है ना कि पुट ऑप्शन। अगर पुट ऑप्शन को बायर की बात की जाती तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कॉल ऑप्शंस की बात की जाती तो इसका सही उत्तर ए होता, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रल टू बुलिश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, न्यूट्रल टू बुलिश। पुट ऑप्शन का विक्रेता जो होता है यह मानता है कि बाजार या अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतें स्थिर रहेगी या बढ़ेगी, इसलिए वह तटस्थ से बुलिश दृष्टिकोण रखता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ये हमारा चैप्टर 4 था, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। दोस्तों इसको ये जो चैप्टर है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 20 नंबर का आपके एग्जाम में रहता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर के हम बहुत सारे पार्ट में अलग अलग MCQs देखने को आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आते हैं तो। साथ ही अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको इस पार्ट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पे भी हिंदी में इतने सारे MCQs आपको डिस्क्राइब नहीं किए जाएंगे, कहीं पे भी बताए नहीं जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।